हेलो बच्चों, एनसीटी गुरु जी में आप सभी का स्वागत है। एनसीटी आईटीपी 4 ईयर बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने में कुछ ही समय बाकी है, तो आपके लिए लाए हैं, जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, हिंदी संचार, जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए आइए इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको समय से अपडेटेड क्लास मिलता रहे। चलिए आइए आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौखिक संचार यदि आप किया जाता है तो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है तकनीकी, दूसरा है सरल, तीसरा है आसान और 4 है स्थानीय भाषा। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपने आंसर सोच लिया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तकनीकी, क्योंकि मौखिक संचार में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सरल और आसान और स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्द के प्रकार हैं। तो मौखिक संचार के लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है परिवर्ती, पहला ऑप्शन है परिवर्णी शब्द, दूसरा है सरल, तीसरा है तकनीक, 4 है शब्द जाल। तो यहाँ पूछा गया है कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार किस प्रकार के हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको कुछ नए लग रहे होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मौखिक संचार के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वे सरल होना चाहिए, न कि तकनीक और शब्द जाल और परिवर्णी शब्द नहीं होना चाहिए। मौखिक संचार यदि आप करें तो उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि पहली भाषा जो हम बचपन में सीखते हैं या बोलते हैं वे कैसी होती है। क्या वे शब्द जाल होती है, बोली होती है, मातृभाषा होती है या स्थानीय भाषा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि हम पहली भाषा जो बचपन में हम बोलते हैं या सीखते हैं या बोलते हैं वे अपनी हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा जैसे यहाँ पे यूपी में मातृभाषा आपका हिंदी है, आप चल जाएंगे गुजरात में तो गुजराती हो जाएगा, पंजाब में पंजाबी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा हो जाएगी, वे उनकी मातृभाषा हो जाती है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके संचार से संबंधित है। तो पॉजिटिव फेस की कैसे आपको दर्शाता है। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि ध्यान केंद्रित करते समय भौहें सिकोड़ना, सेकंड है आँखों का संपर्क बनाए रखना, थर्ड है लगातार मुस्कुराते रहना, फोर्थ है अपनी आँखों को ऊपर उठाना। तो सकारात्मक चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है वे हमेशा होती है कि आँखों से संपर्क बनाए रखना, आँखों का संपर्क बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये कि हम किस विधि से जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को क्या समझा या प्राप्त किया। तो मान लीजिए अब कोई संदेश भेजा जाता है और प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है तो कैसे पता चलता है कि उसने संदेश को पढ़ लिया है, समझ लिया है। पहला ऑप्शन दिया है प्रेषण, सेकंड है प्रतिपुष्टि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक, थर्ड है संदेश या फोर्थ है सुनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड प्रतिपुष्टि। यदि कोई संदेश प्राप्त करता है और उसका फीडबैक देता है तो समझ जाना चाहिए कि जो संदेश भेजा गया है संचार के रूप में वे समझ गया या प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वाक्य क्या होता है। ऑप्शन दिया है कि क्या यह विचारों का समूह होता है, सेकंड है शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है, थर्ड है कि सही ढंग से लिखने के नियमों का एक सेट है, या फोर्थ है शब्दों का एक सेट जो व्याकरणिक रूप से सही हो। तो वाक्य क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर बता दूं, इसका सही उत्तर आपने कमेंट किया होगा सेकंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार को संप्रेषित करता है उसे ही कहा जाता है वाक्य। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश खाली जगह शब्दों का एक समूह है जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या है, शब्दों का समूह कौन सा है। क्या ये अनिवार्य है, सेकंड है प्रश्नवाचक है, थर्ड है वाक्यांश है, या फोर्थ है विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा वाक्यांश। जो है यहाँ पर लिखा जाएगा वाक्यांश शब्दों का एक समूह है जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 8 ये संचार में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करने से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है। तो संचार में या संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है तो संचार में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है ये पूछा जा रहा है। पहला दिया है भाषाई, सेकंड है भौतिक,
थर्ड है सांस्कृतिक और डी है संगठनात्मक। तो बताना है आपको इसका आंसर। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1A हो जाएगा कि जब आप संचार में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो बाधा होती है वे होती है भाषाई आधार पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा जा रहा है कि जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो कोई क्या है वे जिससे हम लोग संचार की बाधा को दूर कर सकते हैं। पहला दिया कि अनुवादक का उपयोग करना, दूसरा है पत्र लिखकर, थर्ड है बिल्कुल भी संचार न करना, फोर्थ है अपनी भाषा का उपयोग करना। तो संचार की बाधा जैसे आप ए व्यक्ति और बी व्यक्ति हैं और उनमें आपस में संचार करना है और इस संचार में किसी प्रकार का बाधा अगर आ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। क्या वे पत्र लिखकर करेगा। मान लीजिए ये कोई पत्र लिखता है इंग्लिश में और बी को हिंदी आती है तो पत्र का कोई उपयोग नहीं पाएगा तो संचार में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और बिल्कुल संचार न करेंगे तो ये तो संचार में बाधा ही नहीं आएगी। जब संचार ही नहीं करेंगे तो बाधा कहाँ से आएगी। थर्ड है कि अपनी भाषा का उपयोग करना। मान लीजिए ए और बी जिसको हमने बताया कि इंग्लिश और हिंदी आता है, एक अगर हिंदी अंग्रेजी आता है तो वह अंग्रेजी में बात करेगा बी से और बी हिंदी में बात करेगा ए से और ए अंग्रेजी में बात करेगा बी से, तो संचार तो हो नहीं पाएगा। तो इस बाधा को कैसे दूर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवादक का प्रयोग करना, मतलब ट्रांसलेटर का प्रयोग करेंगे तो उससे संचार में बाधा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधा नहीं है। ये पूछा है कि बाधा नहीं है संचार में। पहला है भाषाई बाधा, दूसरा है पारस्परिक बाधा, तीसरा है वित्तीय बाधा, फोर्थ है संगठनात्मक बाधा। चलिए संचार में बाधा नहीं है ये पूछा गया है। तो संचार में जो बाधा होता है वे संगठनात्मक बाधा होता है, भाषाई आधार पर भी बाधा होता है। जैसे भाषाई आधार पर भी बाधा होता है, जैसे आपको बताया गया कि हिंदी और अंग्रेजी या किसी को चाइनीज भाषा आता है, किसी को हिंदी भाषा आता है तो भाषाई आधार पर बाधा हो सकता है। और पारस्परिक रूप से भी बाधा आ सकता है आपस में भी। लेकिन जो वित्तीय बाधा है ये वित्तीय बाधा तो फाइनेंस से रिलेटेड है तो ये संचार में बाधा नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि पत्र भेजना किस प्रकार का संचार कहलाता है। सुनना, दूसरा है लिखना, तीसरा है बोलना, चौथा है पढ़ना। किसी को भेजा जाता है तो किस प्रकार का संचार होता है। तो वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लिखना, क्योंकि पत्र हम लोग लिख कर भेजते हैं तो वे किस प्रकार का संचार हो गया, वे लिखने वाला संचार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो लिखित संचार होता है रिटन कम्युनिकेशन होता है तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे। क्या ये गैर मौखिक है, मौखिक है, थर्ड है दृश्य, या फोर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो लिखित संचार होता है वे होता है आपका गैर मौखिक संचार, क्योंकि इसमें मौखिक की बात होगी नहीं, इसमें लिखित की बात होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। तो ठीक से संवाद करने की क्षमता क्या है। पढ़ना, लिखना, बोलना, ये 4 है ये सभी। से संवाद कम्युनिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और बोलना आता हो। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो रेखांकित शब्द जो यहाँ पर है वो एक थोड़ा होगा। तो जो यहाँ थोड़ा शब्द के नीचे अंडरलाइन है तो ये थोड़ा शब्द क्या है। क्या ये संकेतवाचक है, क्या ये परिमाणवाचक है, तीसरा है संख्यावाचक है या गुणवाचक है। तो गिलास में थोड़ा दूध है तो यहाँ देखिए नंबर की बात नहीं, ये क्या हो जाएगा मात्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक ये हो जाएगा। तो 17 ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। पहला दिया है घोड़ा, दूसरा है खर, तीसरा है और नंबर बी दिया है तुरंग। तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वे बताना है। चलिए आपने इसका आंसर सोच लिया है तो इसका बता दूँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खर जो है खर ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि गधे का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, गधा का। खर को गधा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या होगा। तो ये एक लोकोक्ति है, तो इस वाक्य के लिए जो है ये लोकोक्ति क्या होगा। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है,
ऑप्शन ए दिया है कि जितने मुंह उतनी बातें, बी है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, सी है कि दीप तले अंधेरा, डी है छोटा मुंह बड़ी बात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपने सही सोचा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी सहायता होती है, इस वाक्य के लिए ये लोकोक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। चलिए, आपने सोच लिया इसका आंसर और आपने सही आंसर सोचा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ये क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? क्या ये रोमन लिपि है, फारसी लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि? सही उत्तर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 ये है कि जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरे व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्यों हेतु लिखा जाता है तो वह पत्र कैसा कहलाता है? मतलब एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को व्यापारिक कार्य के लिए कोई चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, तो उसे कौन सा पत्र कहेंगे? पहला दिया है सरकारी या शासकीय पत्र, दूसरा दिया है सरकारी अर्ध शासकीय पत्र, थर्ड दिया है व्यक्तिगत या व्यवहारिक पत्र, डी है व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। तो देखिए, ये सरकारी पत्र न होगा न अर्ध सरकारी पत्र होगा, क्योंकि इसमें कोई सरकार का रोल इसमें नहीं है। ये व्यक्तिगत पत्र नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा व्यावसायिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार, अपने मित्र को पत्र भेजता, तब वे होता है व्यक्तिगत पत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि चयन शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? च प्लस अन, छ प्लस यन, छे प्लस अन या छे प्लस यन? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छे प्लस आपका अन, तो ये हो जाएगा चयन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है? तो विलोम में से कौन सा जो ग्रुप दिया है वे कौन सा गलत है? अमृत का विष, आय का व्यय, अनुज का अनुजा, उपस्थित का अनुपस्थित। तो जो विलोम गलत है वे बताना है। तो अमृत का विष ये सही है, आय का व्यय ये भी सही है, उपस्थित का अनुपस्थित ये भी सही है, बल्कि सी का अनुज का अनुजा ये नहीं होता है। अनुज का जो होगा वे अनुजा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज का जो होता है वे होता है अग्रज या वरिष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या मीराबाई की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। गीतावली जो है वे तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास की रचना है गीतावली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि जो थोड़ा जानता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। उसे अल्पज्ञ कहेंगे, बहुयज्ञ कहेंगे, यज्ञ कहेंगे या सर्वज्ञ कहेंगे? जो बहुत थोड़ा कुछ जानता है उसे कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहा जाएगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब होता है जो थोड़ा बहुत जानता हो। क्वेश्चन 26 ये है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें विशेषण शब्द खोजना है। ऑप्शन ए दिया है अर्चना, बी दिया है अत्यंत, सी दिया है सुंदर, डी है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विशेषण शब्द जो होगा वे होगा, आपने सही सोचा है ऑप्शन नंबर सी। अर्चना अत्यंत सुंदर में है, सुंदर जो है वे विशेषण शब्द है। तो नेक्स्ट क्लास आपका जनरल टेस्ट से रिलेटेड होगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।